नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज महाराष्ट्र की राजनीति खबरों का। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। छगन भुजबल पवार साहब से मिलने के लिए पहुंचे उनके घर पे और अंदर काफ़ी लंबी मीटिंग भी हुई है। 1.5 घंटा बात की। क्या मीटिंग हुई है, क्या आकलन लगाया जा सकता है इस पर, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है आगामी दिनों में। ऐसे में भुजबल का पवार साहब से मिलना क्या मायने रखता है, ये राजनीति चर्चा का विषय है। हाँ, लोग अलग अलग तरह के आकलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा आकलन क्या है, हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है भुजबल साहब को जिस तरह से जैसे अजीत दादा के साथ में आए हुए थे भाजपा के साथ महायुति में, तो उनको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है लगातार, और कुछ भी मतलब कि बीजेपी के फेवर में तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ओबीसी को लेकर काफ़ी वो हैरान परेशान और उसको लेकर दबाव बनाए हुए हैं। व्यथित हैं। तो उनको क्या लगता है कि पवार साहब से मिल के क्या उनका चर्चा हुआ रहेगा? आपने जब वो न्यूज़ सुना तो आपके मन में क्या आया, क्या चर्चा होगी, ऐसा है? मुझे तो ऐसा लगता है सर, भुजबल साहब को या अजीत दादा को जिस तरह से बाकी लोग भी कुछ चर्चा कर रहे हैं अलग अलग, तो पहले दिन से आकलन लगाया जा रहा है कि पवार साहब का ही पूरा गेम प्लान है ये महायुति के अंदर घुसा के, और वहाँ पर पूरा मतलब कि एक तरह से होते हैं ना, अपने गुप्तचर बेच के वो सामने वाले को पूरी जानकारी लो, शो बनाओ। यस, और उसमें सक्सेस हुए। लोकसभा में देखा आपने कि अजीत दादा को एक भी सीट नहीं मिला है। 9 सीट पे चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं मिला, और वो तटकरे का, और उसको लेकर काफ़ी एक तटकरे का, हाँ, एक सीट मिला, लेकिन उसको लेकर काफ़ी जो है महायुति में भी घमासान है, और लोग भी यही चाह रहे हैं कि अजीत दादा अगर नहीं आते तो ज़्यादा फायदा होता महायुति को। अब पवार साहब को विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में भुजबल साहब का पवार साहब से मिलना, तो यही संदेश जाता है कि अजीत दादा जो इस समय स्थिति बनी हुई है, वो आगे टिकट बंटवारा को लेके भी काफ़ी मतभेद हो सकते हैं। तो ऐसे में पवार साहब के साथ में इस समय पवार साहब को पड़ना भारी है इस समय थोड़ा सा, क्योंकि 10 सीट में से 8 सीट जीतना ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट बताता है और काफ़ी फायदा बताता है। तो ऐसे में अभी नेता तो आप तो जानते हैं कि जहाँ फायदा देते हैं उस तरफ भागते हैं, और पवार साहब का अगर वो गेम प्लान है अगर, तो 2024 में सर विधानसभा जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगर भाजपा अगर 100 के ऊपर भी सीट पाती है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार बना पाएगी जो स्थिति चल रही है इस समय और जिससे चर्चाएं चल रही है इस समय। सर, कल दयानंद नेने ने जो सर्वे सबमिट किया जी, जो असल में बीजेपी का ही सर्वे है जी, उसमें उन्होंने 158 सीट्स महाआघाड़ी दिया और 121 इनको दिया। अगर 121 पूरे महायुति को मिलती है तो कहाँ सरकार बनेगी? बिल्कुल नहीं बना पाएगी। और उसमें भी अगर आगे पीछे हुआ, कल को पवार साहब अजीत दादा के सामने कुछ प्रस्ताव रख दिए कि भाई तू आजा, मुख्यमंत्री में आ जाता हूँ, जो तेरा तुम्हारा सपना है कि 5 बार डिप्टी सीएम बने, अभी सीएम नहीं बन पाए, तो कुछ भी हो सकता है सर। तो आराम से बोलेंगे हाँ चलो आता हूँ मैं, और वो हो सकता है वो गेम प्लान हो, क्योंकि 2019 में भी यही गेम प्लान था उद्धव जी के साथ में, हाँ, पवार साहब का। तो आपने भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि पवार साहब की पूरी बनाई हुई रणनीति थी कि अलायंस करो, वहाँ से ज़्यादा सीट लेके आओ, फिर महाआघाड़ी बनाओ और मुख्यमंत्री बनो। तो सर मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी ये पवार साहब की और भुजबल की मीटिंग होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जी, वो सुनी आपने? नहीं, वो नहीं सुना हमने। वो नहीं सुनी करके आपका थोड़ा सा ये गैरसमझ हो रहा है जी। उन्होंने बाहर आने के बाद बोला कि मराठा समाज के एक बड़े नेता हैं, पूरे समाज के नेता हैं, और महाराष्ट्र में अभी संघर्ष जो है ओबीसी और मराठा वो इस हद तक पहुँच गया है कि एक दूसरे के ऊपर बहिष्कार की भाषा चल रही है। गांव में मराठा आदमी से शॉपिंग नहीं करते लोग, ओबीसी, और ओबीसी के यहाँ से मराठा शॉपिंग नहीं कर रहे। जबरदस्त क्रॉसिंग हो गया एकदम से। हाँ, मतलब हिंदू मुसलमान भी नहीं है इतना। अरे बाप रे, जो ओबीसी और मराठा हो गया है। तो बोले ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, कल सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता है इससे, यानी होम युद्ध हो सकता है। हाँ, तो बोले मैं पवार साहब के यहाँ इसलिए गया था कि भाई ये मराठा और ओबीसी में संघर्ष नहीं होना चाहिए, और शिंदे साहब को हम बोलते हैं कि पवार साहब अपने ठाकरे, नाना पटोले, अजीत दादा और राज ठाकरे नहीं, और ये तुम्हारे मनोज जरांगे भी नहीं, सब मिलके मराठा और ओबीसी के बैठ के बात करते हैं कि ये संघर्ष कानूनी तौर पे टिकेगा, इस तरह से कैसा कर सकते हैं। तो इसके सिवा उन्होंने शपथ लेके बोला कि मैंने कोई बात नहीं की उनसे, राजनीति की नहीं की,
मुझे चिंता है कि मराठा और ओबीसी अभी युद्ध की कगार पर है, तो वो कैसे रोका जाए। तो करीबन आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि 1.5 घंटा, मैं यही बोला, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो 1.5 घंटा वो सोए रहे, मैं बाहर वेट किया। तब तक टीवी वालों ने चला कि भुजबल का अपमान हो रहा है, भुजबल का अपमान हो रहा है, भुजबल का। वो बोले वो इतनी उम्र के बीमार आदमी हैं, उनको सोने का भी हक नहीं देंगे हम, उनका हक नहीं बनता है सोना, उनको कोई जाके जगाए कैसे। वो 11:30 बजे उठे, उठने के बाद जब उनको, और मैंने अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया था, अपॉइंटमेंट लेते तो वो तैयार होते थे, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं, मैंने अजीत दादा को फ़ोन किया, मैं बोला ये जो मराठा और ओबीसी है वो सब महंगा पड़ेगा राज्य को, मैं जा रहा हूँ। और साहब के बाद बिल्कुल जाओ और उनसे बात कर रहे हो, ये मुद्दे पर कोई चिंता नहीं। और एक ऐसी मीटिंग रखेंगे टॉप लीडर्स की, पृथ्वीराज चौहान होंगे, ये होंगे, मतलब बाप लोग को रहेंगे सब, तो आप जाइए। मैं गया डायरेक्ट, अभी वो है कि नहीं इतना ही देखा, वो सोए हुए थे, मैंने बोला जगाओ मत उनको, जब उठेंगे तब बोलो। जैसे ही 11:30 बजे उठ गए, उनको बता दिया गया कि भाई भुजबल आए हैं, तो बोले भुजबल आए तन सांगा बसल में आलो, फ्रेश हो गए वो, और भुजबल के अंदर बुला लिया। वो सोए रहे क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, सोए रहे, और उस सोए हुए अवस्था में 1.5 घंटा तक उन्होंने भुजबल से बात की। और वो पूरी बात जो थी एक ही सब्जेक्ट पर थी कि मराठा और ओबीसी का संघर्ष किस तरह से अवॉइड किया जाए, उसमें मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं, कानून क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकता है, कांग्रेस और महाआघाड़ी के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, महायुति के लोग क्या कर सकते हैं, हम 4-5 लोगों को लीड लेके अपने अपने समाज को किस तरह से संभालना है, वो बोल दिया उन्होंने जी। और मैं उनके ऊपर वो भरोसा करता हूँ कि भुजबल और शरद पवार दोनों जब ऐसे समाज की बात आती है तो राजनीति बाजू में रख के सोच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पवार साहब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएंगे? सर इसका कैसे, मतलब कि उनके हाथ में है पूरा? नहीं, उनके हाथ में, तो भुजबल के हाथ में कहाँ है जी। ये साइड में भुजबल भी है, वो साइड में, ये कैसे है ना, ये असल में हम बोलने के लिए बोलते हैं कि भाई सरकार की इच्छा है नहीं है, शरद की है, शरद पवार साहब की है नहीं है, भुजबल क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर ये कोर्ट की इच्छा के ऊपर अवलंबन है। जब तक वो 50% का, पवार साहब क्या कर पाएंगे फिर? नहीं, संघर्ष टाल सकते हैं ना सर, एक दूसरे की जान पर तो मत खेलो, जान पर मत खोलो ना जी। एक दूसरे के ऊपर बहिष्कार कर रहे हो तुम, दुकान का, वो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहे, वो तुम कर रहे हो, वो तो एक शांति बनाए रखो, एक सामंजस्य बना रखो। तुम भी मराठे, तुम्हें एक है बोलते हैं ना, तो चलो कानून से जब होगा तब होगा। लेकिन सर मराठा समाज को 10% जब आरक्षण सरकार ने दे दिया है, मुख्यमंत्री ने दे दिया है, उसके बाद अब क्या झगड़ा लगा, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, वो 10% 10% जो था ना, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए था। हाँ, वो इनको दिया है। और उसमें मनोज जरांगे ने अच्छा खासा जल्लोष बनाया कि अब मेरा सब कुछ पूरा हो गया। नहीं, मगर क्या सर, कैसे है मांग पूरी हो गई। कोई संघर्ष जो होता है ना, वो संघर्ष एक से अचानक 100 पे नहीं जाता है। हाँ। 25 पे जाता है, 50 पे जाता है, 75 पे जाता है, फिर 100 पे जाता है जी। तो ये संघर्ष जो मनोज जरांगे का था वो 100 पे नहीं गया था, मगर सर 25 तक जाना भी एक अचीवमेंट है, 50 तक जाना भी अचीवमेंट है, 75 तक जाना भी अचीवमेंट है। तो उन्होंने अपनी 25 की जो अचीवमेंट थी वो सेलिब्रेट की शिंदे साहब के साथ कि भाई कुछ तो सगे सोरे के यहाँ तक आ गए, हम चर्चा तक तो आ गए जी। भाई, मिला नहीं मिला अगली बात है, जो मिलेगा वो लेंगे और आगे के लिए लड़ेंगे। ये तो लोकमान्य तिलक जी ने भी बोला था कि जो मिलेगा वो लेंगे, वो आगे के लिए लड़ेंगे। मनोज जरांगे की वही पॉलिसी है, मनोज जरांगे की वही पॉलिसी कि जो मिलेगा अभी वो वही बोल रहा है ना कि भाई 10% तो मिला आज तुमको, वो भी नहीं था ना, 10% मिला है, मगर अपने को क्या चाहिए, पूरा मराठा समाज ओबीसी चाहिए। तो लड़ेंगे और लड़ेंगे। 20 तारीख के मैं उपोषण करूंगा, उसके पहले मैं सरकार को सावध करना चाहता हूं। तो धीरे धीरे जा रहे हैं सर आगे। तो मेरे को लगता है कि मनोज जरांगे और ये जो है वो भुजबल की और इनकी मीटिंग तो पॉलिटिकल नहीं थी जी, मगर अगर आप परमिशन मुझे देते हैं तो मैं दूसरा मुद्दा एक इसमें ये करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी ये भुजबल का मुद्दा ख़त्म हो गया। सर आपको एक न्यूज़ मैंने दिया कि नहीं, मुझे लगता है मैंने नहीं दिया। मनोज जरांगे के कोई एकदम क्लोज टू हार्ट 2 नेता हैं, वो मुझसे मिलने आए थे। हाँ। वो मनोज जरांगे के ऊपर जो हमने वीडियो बना था वो मनोज जरांगे ने भी देखा
और वो बोले कि तते साहब से अपने को कांटेक्ट रखना चाहिए, वो उनका भी सलाह लेना चाहिए, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से कुछ बोला है, तो आप जाके मिलो। तो उनका फ़ोन आया, तो मैं उनको जानता हूँ क्योंकि मिनिस्टर भी थे वो। तो मैंने बोला कि 2-4 दिन में मिलते हैं। वो बोले नहीं, हम आज ही आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। मनोज जरांगे जी से हमारी बात हो गई है और आपको उन्होंने औरंगाबाद बुलाया है और वहाँ पे आके आप उनसे मिलेंगे। मैं बोला मैं जाता नहीं हूँ ज़्यादा, मगर मैं चाहता हूँ कि 20 तारीख के पहले मैं नहीं मिलूँ, क्योंकि 20 तारीख तक बहुत सारी घटनाएं होने वाली है। शिंदे साहब भी कुछ कर रहे हैं, तो शिंदे साहब को पूरा मौका मिल रहा है अभी, तो शायद हो सकता है कि पैचअप हो जाएगा, तो मेरी ज़रूरत नहीं है उसमें कुछ। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं 20 तारीख के बाद मिलूंगा, मगर शायद हो सकता है मनोज जरांगे से मिलना हो जाएगा हमारा। मगर मैं सर अलग ही विषय पर आज आपसे ये करना चाहता हूँ कि अजीत पवार जो है ना, मैंने मराठी में वीडियो किया है कि अजीत पवार के सामने 2 ही पर्याय है। एक, शरद पवार को शरण जाना या महायुति में रह के राजकीय मरण लेना, ऐसा। तो मरण मतलब महायुति में मरण लेगा, नहीं, महायुति में रहेंगे तो मरेंगे सर। 5 के आगे उनकी सीट नहीं आएगी। और शरद पवार जी के साथ जाते हैं तो एक तो ऐसा है कि पार्टी एकजुट हो जाएगी, एक ताकत बनेगी और महाआघाड़ी मजबूत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने आने से पहले कहा था मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, उनके साथ में काम करना चाहते सर, उसके पहले बुरा काम कर रहे हैं वो भी बोले थे ना। बुरा काम कर रहे हैं वो भी कौन बोले थे? अजीत दादा ही बोले थे। तब अब फिर बुरा काम। सर राज ठाकरे बोलता है 19 में कि मोदी तो अफजल खान है जी, शाह तो शाइस्ते खान है, तो फिर भी अभी 24 में ये करता है। सर राजनीति को आप ये कहाँ निकष लगा रहे हैं? कल रात जो बोले, अभी कल रात को ही भुजबल ने आरोप किया था कि जो सर्वपक्षीय दलीय बैठक थी आरक्षण के लिए, उसमें बारामती से फोन आया एक बड़े नेता का। अभी बारामती में बड़ा नेता तो शरद पवार है, उनके ऊपर आरोप लगाया कि इतने बजे, कल 6 बजे और आज सुबह 8 बजे वो शरद पवार के चरणों में थे। तो राजनीति में आप ऐसा सोहेपना नहीं कर सकते, ये राजनीति है। वो वहाँ पे जब बोलना है वो तब बोलेंगे। सर फडणवीस ने नारायण राणे के तो अबरू का दिवाला निकाला था, फडणवीस ने। अभी उनको मंत्रिमंडल में लिया क्या किसने? इन्होंने लिया था, मोदी शाह ने लास्ट टाइम। अभी इसको नीतीश को मंत्रिमंडल में लेंगे ना, तो ऐसा नहीं होता है सर। ये करना ही होता है जब जहाँ बैठे हैं ना। सर देखो, आज आप ये आरोपी के वकील है, बराबर है, बराबर। ये आरोपी की साइड आप कोर्ट में जज के सामने पेश कर रहे हैं। कल ऐसा हो सकता है कि ये जो आरोपी है वो ये केस में फिरियादी है और सिमिलर केस है, तो ये फिरियादी है, तो फिरियादी की तरफ से आप जो मुद्दे मांगेंगे वो इसके खिलाफ यहाँ जाएंगे, मगर फिर भी ये मांगेंगे कि नहीं, तो ऐसा है। मतलब प्रोफेशन है। हाँ, पॉलिटिकल भी प्रोफेशन। तो शरद पवार जी ने, जब मैं 75 में उनके साथ पहली बार जुड़ गया तो मुझे बोला था कि मेरा करियर ही पॉलिटिक्स है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है महाराष्ट्र का, जबकि वो राज्य मंत्री भी नहीं थे, गृह राज्य मंत्री थे शायद। तो ये होता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत दादा को अभी शरद पवार के साथ जाना चाहिए। अभी यहाँ मरण है उनके लिए, वो खुद ही जाए तो अच्छा है। तो दोनों फायदा है, यानी महायुति को भी फायदा है और अजीत दादा को भी फायदा है, ऐसा बोल सकते हैं आप? महायुति को फायदा है कि नहीं अजीत दादा के जाने से, इसके बारे में डाउट है, क्योंकि अजीत दादा का जाना मतलब ये मान्य करना कि महायुति डूब रही है। अजीत दादा छोड़ के चले जाएंगे, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर अजीत दादा का भरोसा नहीं, तो नेक्स्ट बारी तो शिंदे साहब की है, फिर से उद्धव के साथ जाना। खैर राजनीति है ये। अभी 2-3 महीना बाकी है विधानसभा चुनाव के लिए, क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या क्या सुनने को मिल सकता है? मगर अजीत दादा का प्रॉब्लम जेन्युइन है, वो युति के साथ रह के उनका कोई फायदा नहीं। युति वाले भी उनको निकालने के लिए एकदम जोर पकड़ रहे हैं, ये भी निकल जाएंगे और अलग नहीं रहेंगे। वो बोलेंगे फिर सर कैसे है ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। यानी कुल मिला के 2024 का जो जब चुनाव के बाद का जो रिजल्ट है वो काफ़ी गोल गोल देखने को मिल सकता है। हाँ, कौन किसके साथ रहेगा, चुनाव किसके साथ लड़ेंगे, क्या होगा पता नहीं। अभी आपने बोला ना ओवैसी और मनोज जरांगे, हाँ ये भी बोले ना आप जी। मगर सर मनोज जरांगे और ओवैसी इनका साथ में होना इतना आसान नहीं है जी, क्योंकि कैसे है ना, मराठा समाज है वो शिव छत्रपति का वारस है और शिव छत्रपति की पूरी जिंदगी मुगलों के खिलाफ रहा है, मुगलों के खिलाफ रही है, मुसलमानों के खिलाफ रही है। वो वंचित के साथ जा सकते हैं, दलित और मुसलमान आसानी से एक आ सकते हैं।
वो तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पूरे देश के ऊपर कृपा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। वो अगर मुस्लिम हो जाते थे तो ये देश में सर अभी तक पूरा देश मुस्लिम हो जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो उपकार किए, वो संविधान दिया ना, उससे बड़ा उपकार उन्होंने भारतीय हिंदुओं पर ये किया कि वो बौद्ध बने, मुसलमान नहीं बने। उनको तो ऑफर थी जी, ऑफर थी, नहीं कि बस आपको बहुत बड़ा। तो मनोज जरांगे ओवैसी के साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लोग जो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना दैवत मानते तो हैं। 288 चुनाव मतलब सीट पे चुनाव लड़ेंगे मनोज जरांगे, लगता है आपको? लड़ना चाहिए। हाँ, मैं बोलता हूँ पाड़ने से लड़ना अच्छा। तो लड़ेंगे तो किसका वोट काटेंगे, महायुति या महाअघाड़ी का? सिर्फ 218 में से 50-60 तो उनके खुद के चुन के आएंगे, दोनों को ही काटेंगे, दोनों के काटेंगे। जहाँ पे रिजर्व सीट नहीं है, ओबीसी के लिए राखी हुए, इनके लिए दलितों के लिए राखी हुए, वहाँ तो दलित ही आता है, तो वहाँ पे उनका कुछ नहीं चलेगा। चलो मान लो 50 सीट आ गया, हाँ तो सपोर्ट किसको रहेगा? सर, जो उनको मुख्यमंत्री बनाएगा उसको पता रखेंगे। जरांगे को? हाँ, क्यों? बाबा साहब भोसले बन सकते हैं ना, निलंगेकर बन सकते हैं। अरे बाप, आपने बहुत बड़ा विधान कर दिया। क्यों? इसमें क्या बड़ा विधान है? अगर 50 के 40 और 10-50 के ऊपर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ये उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 50 सीटें अगर मनोज जरांगे की चुन के आई, 288 लड़े और, तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसमें निराशा क्या है? निराशा नहीं कुछ। फिर क्या है? मनोज जरांगे और लोगों का लीडर है। मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या मराठा आरक्षण पूरी तरह से लागू कर देंगे जो चाहिए जैसा? देखो, जहाँ तक उनका लागू करने का सवाल है वो करेंगे, जहाँ तक कोर्ट का डिसीजन है वो कोर्ट का डिसीजन है, मगर उसके लिए वो केंद्र के खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि अभी हाथ में किसके है? तो शिंदे साहब के हाथ में नहीं है, ये मोदी शाह के हाथ में है कि 50% का जो है प्रावधान वो बदल के 70 करो। उनके ऊपर दबाव लाना चाहिए। असल में सबको एक साथ होना चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों को। जरांगे और शिंदे और फडणवीस ये सब एक मोदी के सामने बैठने से नहीं, 70 करो, और पूरे देश में ये माहौल फैलना चाहिए कि 70 करो, 70 करो, 70 करो, तब ये हो सकता है। ये एक सूचना और 23 असेंबली का ये तो मिल जाएगा, कोई नाम बोलेगा नहीं। सर, अभी बोलूँगा तो लोगों को गलत लगेगा, अगर 288 सीट इन्होंने गिराई ना तो कुछ मिलेगा नहीं इनको, एक समाधान मिलेगा कि गिराई हमने। मगर अगर 288 लड़े और उसमें से 50-60 मिल जाएगा, 50-60 सर, मुझे नहीं लगता 50-60 मिल जाएगा। तो क्यों नहीं मिलेंगे? मराठा समाज की जहाँ पे डोमिनेंस है, अभी मुसलमान जहाँ डोमिनेंट है वहाँ मुसलमान को मिलता है, वो आप मान्य करते हैं ना जी। बोलते वहाँ क्यों नहीं हुआ, अयोध्या में क्यों नहीं हुआ? वो वोट काट सकते हैं सर, लेकिन नहीं सर, आएंगे ऐसा लगता नहीं मेरे को। वोट खाना अलग है सर, मुसलमानों ने वोट नहीं खाए, उनके चुन के भी आए देश में। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान चुन के आए हैं ना सर, तो मराठा भी आ सकते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं? वो 288, मैं तो उनको मैसेज दे रहा हूँ कि आप 288 लड़ो, किसी को गिराओ मत, 288 लड़ो, उसमें से शायद हो सकता है 50, 60, 70 भी आपके आ जाए। जितने मराठा कॉन्स्टिट्यूएंसी है डोमिनेटेड, वो महाराष्ट्र में कितनी है? 288 में से 140 जगह मराठा डोमिनेंट है। अगर लग गई लॉटरी मनोज जरांगे की और 100 के आगे चले गए तो कुछ भी सर हो सकता है, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और सर कैसे है ना, मुख्यमंत्री कोई भी हो ना, तो उसके नीचे एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है ब्यूरोक्रेसी का, वो उनको मदद करता है। ऐसा नहीं है कि वो ये अभी सर, राजस्थान में तो एक मंत्री ऐसी बनी थी कि जिसको अंगूठा लगाना पड़ता था और अंग्रेजी फाइलों पर भी अंगूठा लगाती थी, तो ब्यूरोक्रेसी उसको समझा के देते थी। वसंतदादा पाटिल सर 4थी पास थे, आप मनोज जरांगे तो 10वीं पास है, वसंतदादा पाटिल 4थी पास थे, मगर मुख्यमंत्री बने कि नहीं? उस समय किसी ने नहीं बोला 4थी पास है, ऐसा नहीं होता है कुछ। खैर, हमारा लोगों के हाथ में है। तो आप ये ध्यान में रखो, 288 अगर ये लड़ते हैं तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री होने की भी संभावना मनोज जरांगे की बढ़ गई है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। फिलहाल हमारा चर्चा था छगन भुजबल के ऊपर और शरद पवार से भेंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? में कुछ ज़्यादा नहीं जी, प्यार का समझौता है। तो विषय तो यही था ना सर, मराठा और ओबीसी को लेकर ही था ना, वो प्यार का सर, मतलब
दुश्मनी ख़त्म करने का था। अच्छा ये था, जी। हेतु अच्छा था उसका। तो एक तरह से देखा है तो हिंदू वोट बट गए, ओबीसी और मराठा अलग अलग कर दिए तो हिंदू वोट बट गए पूरा सीधा सीधा। हिंदू वोट बटने का क्या, वो पहले से बटे हुए जात के हिसाब से, हम और जात बट के गए हिसाब। अभी तो लॉट में बट गए ना। नहीं ना, पहले ओबीसी वाले को मराठा गिराते थे, मराठा ओबीसी को गिरा ही थे वो, उसमें कुछ नहीं। पंकजा गिरी थी लास्ट टाइम, अभी थोड़ी गिरी जी। अभी मराठाओं ने उसको गिराया लोकसभा में, पर पिछली बार तो गिरी थी। वो कैसे गिरी? उस समय भी ऐसा ही हुआ था ना। जी। खैर फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या जो चर्चा हमारा था कि छगन भुजबल का और अलग अलग सब्जेक्ट आ गए। हाँ, भुजबल साहब का और पवार साहब क्या मुख्यमंत्री करके आप मनोज जोरंग को स्वीकार करेंगे? ये भी लिखो। ये भी चर्चा का विषय है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।